भारत की सुरक्षा के लिए पनडुब्बी अहम रोल निभाती है। पनडुब्बी पानी में रहते हुए भी दुश्मनों पर नजर बनाए रखती है और दुश्मन के हर नापाक मंसूबों को तबाह कर सकती है। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि एक कैप्सूल की तरह दिखने वाली ये पनडुब्बी आखिरकार काम कैसे करती है? कैसे ये समुद्र को चीरते हुए हजारों किलोमीटर पर अपनी चौकसी बनाए रखती है और दुश्मन देशों से हमारे देश की रक्षा करती है? भारतीय समुद्री सीमा की रक्षा के लिए पनडुब्बियों की अहम भूमिका होती है। ये किसी भी देश की नौसेना का विशिष्ट हथियार है। वर्षों पहले सिर्फ डीजल से चलने वाली पनडुब्बी का ही इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आज के समय में परमाणु रिएक्टर से चलने वाली पनडुब्बी का यूज होने लगा है। तो आइए जानते हैं कि ये न्यूक्लियर रिएक्टर सबमरीन कैसे काम करती है, किस तरह से दुश्मनों के शिप को तलाशती है और साथ ही साथ ये जानेंगे इसके सोनार सिस्टम, रडार, जीपीएस को भी कि आखिरकार ये काम कैसे करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, वैसे तो पनडुब्बी दो प्रकार की होती है। पहली डीजल इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाली, दूसरी परमाणु रिएक्टर या परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी। हम में से कई लोग सोचते होंगे कि पनडुब्बी के इंजन सीधे डीजल की मदद से चलते होंगे, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। डीजल इंजन को चलाने के लिए बहुत अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जो पनडुब्बियों में उपलब्ध नहीं होती है। इसके अलावा डीजल इंजन बहुत अधिक धुआं भी पैदा करता है। ये पनडुब्बी के अंदर मौजूद लोगों के लिए बेहद खतरनाक होता है और इसी के साथ ही डीजल इंजन बहुत अधिक आवाज भी करता है। इसकी वजह से ये खतरा बना रहता है कि इंजन की आवाज सुनकर दुश्मन पनडुब्बी का पता लगा सकते हैं। वास्तव में ये डीजल इंजन एक जनरेटर को घुमाते हैं और उस जनरेटर से बनी बिजली पनडुब्बी की बैटरी को चार्ज करने का काम करती है और इस बैटरी चार्जिंग के दौरान पनडुब्बी पानी पर तैरती रहती है और जब चार्जिंग खत्म हो जाती है तो बैटरी मोटर को चालू कर देती है। मोटर से जुड़ा प्रोपेलर घूमता रहता है और इस तरह से इंजन पानी के अंदर चलता रहता है। लेकिन आज कई आधुनिक डीजल चालित इंजन उपलब्ध हैं। हालांकि वो काफी समय तक पानी के भीतर काम कर सकते हैं। दूसरी ओर इन दिनों बड़ी संख्या में परमाणु पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है। इन परमाणु पनडुब्बियों को चलाने के लिए किसी ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इस कारण अलग से किसी अतिरिक्त बैटरी की आवश्यकता नहीं पड़ती। टरबाइनों को परमाणु प्रतिक्रियाओं द्वारा घुमाया जाता है और इसी घूर्णन ऊर्जा का उपयोग प्रोपेलर को चलाने के लिए किया जाता है और ये पनडुब्बी के अन्य कार्यों को करने के लिए आवश्यक बिजली उत्पन्न करता है। यही कारण है कि परमाणु पनडुब्बियों को अक्सर सतह पर नहीं आना पड़ता। परमाणु शक्ति की खोज ने पनडुब्बी निर्माण में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। सबसे पहले परमाणु शक्ति से चलने वाली पनडुब्बी नॉटिलस थी, जो अमेरिका में बनाई गई थी। जब ये परीक्षण के लिए समुद्र में उतारी गई तो इसने मात्र 8 पौंड यूरेनियम ईंधन से कुल 60,000 मील की दूरी तय की। इसने प्रशांत महासागर के पानी में लगभग 400 फुट गहराई में चलते हुए ध्रुवीय क्षेत्रों को नीचे से पार कर अटलांटिक महासागर में प्रवेश कर एक चमत्कार कर दिखाया था। इसके बाद से अलग अलग देशों ने इस पर काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन में डीजल इंजन लगा होता है जो इलेक्ट्रिक मोटर को ऊर्जा देता है। साथ ही इसे एक समय के बाद ऑक्सीजन रिफ्यूल करने के लिए पानी के बाहर सतह पर आने की जरूरत होती है। सतह पर आने का मतलब है खतरा। कोई भी सबमरीन सबसे अधिक खतरे में तब होती है जब उसे पानी की गहराई से निकालकर सतह पर आना होता है। ऐसे में नजर गड़ाए बैठे दुश्मन देश का एंटी सबमरीन सिस्टम या वॉरशिप उसे आसानी से देख लेता है। सबमरीन का मकसद ही होता है कि वो दुश्मन की नजर से बची रहे और पकड़ में न आए। न्यूक्लियर सबमरीन ये सब जरूरत पूरी करती है। इसे कई सालों तक पानी के सतह पर आने की जरूरत नहीं पड़ती है और इस तरह से दुश्मन की नजर से बचे रह सकती है। लिहाजा दुश्मन के लिए ये काफी ज्यादा घातक भी होती है। आइए अब जानते हैं कि आखिरकार न्यूक्लियर रिएक्टर सबमरीन काम कैसे करती है। तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। ये है प्रेशर हल। ये पनडुब्बी का सबसे अहम भाग है। ये सिलेंडर के आकार की एक लंबी ट्यूब होती है जिसे बहुत ही मजबूती से बनाया जाता है। इसके ऊपर स्टील के फ्रेम की एक लंबी दीवार बनाई जाती है जिससे कि ये किसी भी कंडीशन में गहरे पानी और लहरों को झेल सके। इसमें ही सैनिकों के रहने का स्थान, किचन और हथियार रखने की जगह होती है। प्रेशर हल हाई स्ट्रेंथ स्टील का बना होता है जो पनडुब्बी को डूबने से बचाता है। प्रेशर हल आउटर हल के अंदर ही होता है। इस कैप्सूल की आकृति की बनी पनडुब्बी के ऊपर कई तरह के सेंसर्स लगे होते हैं। इसके साथ ही रडार,
वेपन सेंसर जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही पनडुब्बी के बाहरी छोर पर पेरिस्कोप लगा होता है, जिसका कार्य दुश्मनों पर नजर बनाए रखना होता है। ये एक खास तकनीक से बनाया जाता है। इसकी खासियत यह है कि जो तस्वीर पेरिस्कोप से देखी जाती है वो देखने वाले के सामने ना होकर इधर उधर भी हो तब भी देखी जा सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें 45 डिग्री पर 2 मिरर होते हैं, जिसके रिफ्लेक्शन से वस्तु को आसानी से देखा जा सकता है, यानी कि दुश्मन के सामने आए बिना आसानी से उनकी गतिविधियों पर नजर रख सकती है। अब आपको बता दें कि जब सेना को ये लगता है कि पेरिस्कोप की अभी कोई जरूरत नहीं है तो वो उसे हल के अंदर खींच लेते हैं और जरूरत पड़ने पर ही उसका यूज करते हैं। इसका मुख्य कारण ये भी है कि जब पेरिस्कोप हल से बाहर होता है तो उसकी वजह से काफी लहरें उत्पन्न होती हैं जो खतरा उत्पन्न कर सकती हैं। क्योंकि अगर समुद्र की सतह पर ज्यादा लहरें उठेंगी तो इन लहरों के माध्यम से दुश्मन आसानी से इस पनडुब्बी का पता लगा सकते हैं कि आखिरकार ये किस लोकेशन में है। सभी पनडुब्बियों में सोनार लगा होता है जिसे पनडुब्बी की आत्मा कहा जाता है, जिसका काम किसी वस्तु की लोकेशन का पता लगाना होता है। इसकी मदद से पनडुब्बी में बैठे सैनिक आसपास की गतिविधियों पर नजर बनाए रखते हैं कि कहीं कोई दुश्मन देश का शिप हमारे देश की सीमा में तो नहीं एंटर कर रहा है। जब उन्हें कोई ऐसी हरकत पता चलती है तो वो इसकी सूचना तुरंत अपने सीनियर ऑफिसर्स को देते हैं, जिसके बाद वो दुश्मन के शिप को टारगेट करते हैं। पनडुब्बी के अगले सिरे पर टारपीडो क्यूब लगा होता है, जिसका एक छोर प्रेशर हल के तरफ होता है और दूसरा पनडुब्बी के बाहर निकला होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार इस टारपीडो का काम क्या होता है, तो समझिए, प्रेशर हल के अंदर जो टारपीडो रखे होते हैं उसे छोड़ने के लिए ही टारपीडो हल का यूज किया जाता है। पनडुब्बी को कंट्रोल करने का पूरा सिस्टम प्रेशर हल में बने कंट्रोल रूम से होता है। अगर पनडुब्बी को गहराई में ले जाना है या फिर ऊपर लाना है तो सब यहीं से कंट्रोल होता है। इसके अलावा हथियारों के रखने का स्थान, सैनिकों के रहने का इंतजाम, खाना बनाने के लिए किचन आदि भी प्रेशर हल से ही होता है। प्रेशर हल के ऊपरी हिस्से में मिसाइल ट्यूब लगी होती है। आवश्यकता पड़ने पर यहीं से मिसाइल को दागा जाता है। इसके पास ही एक और कंपार्टमेंट बना होता है जिसमें अत्याधुनिक हथियारों को स्टोर करके रखा जाता है और जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जाता है। इस कंपार्टमेंट के पीछे की तरफ न्यूक्लियर कंपार्टमेंट है। इसके पास ही एक इंजन कंपार्टमेंट है जहां मेन वर्किंग इंजन है, जनरेटर और टरबाइन गियर बॉक्स को फिट किया गया है। पनडुब्बी के सबसे पिछले हिस्से में एक प्रोपेलर लगा होता है जिसका काम पनडुब्बी को आगे बढ़ाना होता है। दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि डीजल से चलने वाली पनडुब्बियों को आखिरकार रिप्लेस क्यों किया जा रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। डीजल से चलने वाली पनडुब्बियों को जब ज्यादा दूरी तय करनी होती थी तो उसमें बार बार रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि डीजल से चलने वाली पनडुब्बी एक बार में सिर्फ 26,000 किलोमीटर तक की ही दूरी तय कर सकती थी, जिसकी वजह से काफी असुविधा होती थी और इसी के साथ ही समय का भी काफी नुकसान होता था। और यही कारण है कि न्यूक्लियर पनडुब्बी को समुद्र की सुरक्षा में अपनाया जा रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर पनडुब्बी में एक बार में ही इतना यूरेनियम भर दिया जाता है कि उसे लंबे समय तक रिफ्यूलिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। इस तरह से पनडुब्बी हजारों किलोमीटर की दूरी आसानी से तय कर लेती है। दुनिया भर में पिछले 70 सालों से बिजली संयंत्रों में लगे न्यूक्लियर रिएक्टर्स बिजली पैदा करके घरों और उद्योगों को रोशन कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से एक परमाणु पनडुब्बी के भीतर न्यूक्लियर रिएक्टर लगा होता है और वही उसकी ऊर्जा का स्रोत होता है। हर एक परमाणु का नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। परमाणुओं के विखंडन की प्रक्रिया में बड़ी मात्रा में ऊर्जा पैदा होती है। परमाणु ऊर्जा से लैस पनडुब्बियों में फ्यूल के लिए यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। रिएक्टर के भीतर यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉन्स की बमबारी की जाती है, जिससे परमाणु विखंडन की प्रक्रिया शुरू होती है और नतीजा होता है कि और न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं। ये ऊर्जा ऊष्मा के रूप में प्राप्त होती है और इसका इस्तेमाल टरबाइन चलाने में किया जाता है। परमाणु पनडुब्बियां कन्वेंशनल पनडुब्बियों की तुलना में कहीं अधिक ताकतवर होती हैं। ये लंबे समय तक सैकड़ों मीटर गहरे पानी के नीचे छिपी रह सकती हैं। इतना ही नहीं, इन पनडुब्बियों में इतनी ताकत होती है कि पानी के प्रेशर के बावजूद ये अंदर ही अंदर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड को पकड़ सकती हैं। ऐसे में दुश्मन देश के युद्धपोत इन्हें चाह कर भी पकड़ नहीं सकते। ये डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों की तुलना में काफी
समय तक अपने लक्ष्य के बिल्कुल नजदीक रह सकती हैं। आशा करते हैं दोस्तों कि परमाणु पनडुब्बी से जुड़े ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में।